हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत धारा से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टोटल जो है इस वीडियो में 40 सवाल हैं, 40 प्रश्न हैं। कुछ न्यूमेरिकल है, कुछ थियोरेटिकल है। ज़्यादातर न्यूमेरिकल है या फिर बोल दो 50-50% है, दोनों न्यूमेरिकल एंड थियोरेटिकल। इस 40 में से आप स्टार्टिंग के जो 18 सवाल देखेंगे वो एग्जैक्ट एनसीईआरटी के हैं। एग्जैक्ट एनसीईआरटी का कटआउट है वो स्टार्टिंग के 18 सवाल। बाकी के जो भी सवाल है वो मैं आपको करवा रहा हूँ अपने हिसाब से, जो मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधा छप सकता है। हर सवाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो सारे सवालों का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि क्वेश्चन जो है टफ नहीं है, हार्ड नहीं है, लेकिन ट्रिकी है। क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन ट्रिकी है, और आपके एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं वो बनाने में, लेकिन कॉन्सेप्चुअल होता है। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो कुछ वैसे ही यहाँ पर सवाल है। तो हर सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो सारे सवालों को आप ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं सवालों को। अब देखो ये चित्र दिया गया है। इस चित्र में क्या है कि 3 सर्किट्स हैं। सर्किट नंबर 1, सर्किट नंबर 2, सर्किट नंबर 3। सारे में देखो तो सारे में आपको प्रतिरोध दिख रहा है और सब में बराबर है, आर आर आर। सारे में जो है सेल दिया गया है, ये सेल है, ये सेल है। विभवांतर कितना है ये नहीं दिया गया है, मतलब सारे में विभवांतर जो है सेम ही है। अगर नहीं दिया गया तो सारे में सेम है। सब में एमीटर लगा हुआ है जिसका काम होता है करंट को मेजर करना। उसके बाद ये कुंजी है, ये बंद कुंजी है, क्लोज्ड स्विच है। ये बंद कुंजी है यानी कि करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको बताना है जो एमीटर की रीडिंग है, एमीटर की जो रीडिंग है वो 1 में अधिकतम होगी, 2 में अधिकतम होगी, 3 में अधिकतम होगी, या सभी प्रकरणों में समान होगी। यानी सीधा आपको ये बताना है कि करंट जो है, करंट किस में मैक्सिमम होगा, या फिर क्या सारे में समान करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर देखो ये जो सेल है सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है, दिया नहीं गया है तो मतलब सेम ही है। सबका जो प्रतिरोध है वो बराबर ही है, आर आर आर। तो करंट जो है सारे में, करंट जो है सारे में सेम फ्लो होगा। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब है निम्न परिपथों में, यानी कि नीचे जो सर्किट्स दिए गए हैं उनमें 12 वोल्ट बैटरी से, 12 वोल्ट बैटरी से जुड़े प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधकों के संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा होगी। ऊष्मा के बारे में हमें बताना है। ये बैटरी का सिंबल है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ एक रेजिस्टर है 2 ओम का, यहाँ 2 रजिस्टर्स हैं 2-2 ओम के, और यहाँ पर 2 रजिस्टर्स हैं 2-2 ओम के, लेकिन यहाँ पर दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर समानांतर क्रम में है, तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में है। आपको बताना है जो ऊष्मा उत्पन्न होगी सभी प्रकरणों में, यानी सारे केस में समान। जो केस नंबर 1 है इसमें न्यूनतम, जो केस नंबर 2 है उसमें अधिकतम, जो केस नंबर 3 है इनमें अधिकतम। किस केस के अंदर ऊष्मा जो है अधिकतम उत्पन्न होगी, या फिर न्यूनतम उत्पन्न होगी, या फिर सारे में समान, तो इनमें से एक विकल्प जो है चूज करना है कौन सही है। देखिए आपको पता होगा H=I²RT, ये फॉर्मूला आप जानते हो। तो यहाँ पर देखो हमारे पास R है ना। टाइम नहीं है तो टाइम मान लो हम किसी भी टाइम के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, सबके लिए बराबर टाइम होगा। मान लो 1 सेकंड के लिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, टाइम हमने 1 सेकंड मान लिया। तो हमारे पास क्या है कि टाइम है जो हमने 1 सेकंड माना है, हमारे पास प्रतिरोध है। अब हमारे पास क्या है, आई नहीं है। हमारे पास क्या है, यहाँ पर आई नहीं है। अगर आई मिल जाए तो हम ऊष्मा निकाल सकते हैं सारे में, और ये बता सकते हैं कि किस में ज़्यादा है किस में कम है, या फिर सारे में समान है। तो यहाँ पर हम करंट निकालते हैं। करंट बराबर क्या होता है, ओम के नियम से V=I/R। तो I हो जाएगा हमारा V/R। तो यहाँ से V/R, V हमारा 12 है यहाँ पर, और R हमारा 2 है। तो यहाँ पर 6 एम्पियर करंट आया। यहाँ पर आ जाओ, I=12 बटे में यहाँ पर R नेट हो जाएगा, 2 ओम 2 ओम श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये 3 एम्पियर। यहाँ पर आ जाओ आप, तो करंट बराबर हो जाएगा हमारा 12। यहाँ 2 जो है पैरेलल में है, तो इसका जो नेट आएगा वो 1 आएगा, तो 12 एम्पियर। अब क्या करना है, हमें हीट निकालना है। यहाँ पर आप हीट निकालो, तो I²RT, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। और जो नेट रेजिस्टेंस है यहाँ पर वो 1 है, और टाइम हमने 1 माना हुआ है, 1 सेकेंड, तो 144 जूल। यहाँ पर हीट 144 जूल है। यहाँ पर निकालो H=I, यहाँ पर 3 है तो I², तो ये 9 हो जाएगा। R जो है यहाँ पर टोटल 4 है, और टाइम 1 है, तो यहाँ पर 36 जूल। यहाँ पर आ जाओ, हीट निकालते हैं।
आई का मान यहाँ पर 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। उसके बाद 2 ओम हमारा प्रतिरोध है तो ये 2 और गुने में 1 तो यहाँ 72 जूल, 72 जूल। सबसे ज़्यादा किस केस में आया? 3 नंबर में। तो यहाँ देखो प्रकरण 3 में अधिकतम, यानी इस वाले केस में क्या होगा? ऊष्मा सबसे ज़्यादा उत्पन्न होगी। और यहाँ लिखा हुआ 1 में निम्नतम, लेकिन ऐसा नहीं है, निम्नतम जो है ये 2 में है। अब देखो यहाँ पर इतना करने का भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं था। अब इसी सवाल को जो है आप बड़े ही सिंपल तरीके से कर सकते थे। सिंपल तरीके से कैसे कर सकते थे? यहाँ पर आप फॉर्मूला देखो, V² बटे में RT। हीट का एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है। तो यहाँ पर देखो जो हमारा V है, यहाँ पर जो ये V है सारे में देखो 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट, यानी कि V जो है हमारा ये कांस्टेंट है। टाइम तो हमारा कांस्टेंट है सब के लिए। तो यहाँ से H जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। यानी जिस केस में जो प्रतिरोध का मान है कम है, उसी केस में क्या होगा? ऊष्मा ज़्यादा उत्सर्जित होगी, हीट वहीं पर ज़्यादा रिलीज होगी। तो यहाँ पर देखो जो नेट आया है इस दोनों का वो 1 ओम आया है। यहाँ पर नेट 4 ओम आया है और यहाँ पर 2 ओम है। तो ऊष्मा का उत्सर्जन कहाँ पे ज़्यादा होगा? 1 ओम वाले के केस में, क्योंकि इसका प्रतिरोध सबसे कम है। तो हमारा आंसर सीधा 3 नंबर हो जाता है। यहाँ पर मैंने जानबूझ करके ये करंट निकाल करके आपको बताया है ताकि कभी न्यूमेरिकल आ जाए तो आप आसानी से बना दो। इस वाले फार्मूले से आप देखो तो H डायरेक्टली जो है R हो जाएगा, लेकिन हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आपने देखा 6 एम्पियर, 3 एम्पियर और 12 एम्पियर। करंट का मान सारे में अलग अलग है। H डायरेक्टली R ये तो तब होगा ना जब हमारा I भी कांस्टेंट हो जाए, T भी कांस्टेंट हो जाए। T तो कांस्टेंट है ही, I कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए हम ये रिलेशन यहाँ पर नहीं लगाएंगे। यहाँ पर V कांस्टेंट है सारे में 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट, इसीलिए हम ये रिलेशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है रेजिस्टिविटी। जो रेजिस्टिविटी है ये डिपेंड करती है, सबको पता है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। 2 चीज़ों पर ये डिपेंड करती है। पहला जो तार है, जो चालक है उसके मटेरियल पर, पदार्थ पर, पदार्थ की प्रकृति पर, और दूसरा टेम्परेचर पर। तो यहाँ देखो निर्भर करती है तार के पदार्थ की प्रकृति पर, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर धारा ली जाती है। फिलामेंट के अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। आपको देखो धारा दी गई है, यहाँ पर आपको यहाँ पर टाइम दिया गया है, आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या ये पूछा गया है। क्या फार्मूला है? हम लोग कर चुके हैं इस तरह के सवाल पहले भी। ये फार्मूला है Q = NE, लेकिन हमें Q नहीं पता है। Q यानी कि आवेश, हमें आवेश नहीं पता है, हमें तो विद्युत धारा पता है और टाइम पता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस Q के स्थान पर हम लिख सकते हैं I × में T। Q = I × में T, आवेश बराबर विद्युत धारा गुने में समय। याद रखिएगा, ठीक है। ये फार्मूला ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये है एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है। हम लोग अभी निकालते हैं तो आपको समझ में आएगा। हमारे पास करंट है 1 एम्पियर, यहाँ हमने 1 डाल दिया। टाइम है हमारा 16 सेकंड, सब SI मात्रक में है, सब SI यूनिट में है, तो 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। देखो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में ना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है ये पूछा जा सकता है, सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखें, इसको आप हल्के में ना लेना, ये आपको याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज होता है, बस नेचर अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, ये चीज़ आपको पता होगा। यहाँ से n का मान हो जाएगा 16 बटे में 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 10 गुने में 10 पे पावर 19 हो जाएगा, यानी कि 10 पे पावर 20। इतने इलेक्ट्रॉन्स फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो होंगे। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उस परिपथ को पहचानिए जिसमें वैद्युत अवयव यानी कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स उचित प्रकार से संयोजित है, यानी कि सही तरीके से लगे हुए हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? ये सेल है, ये स्विच है, ये रजिस्टर है, ये एमीटर है, ये वोल्टमीटर है। 1 2 3 4 5 कंपोनेंट्स है सारे में। बताना है कौन में सही कनेक्टेड है। अब देखो इसी को बोलते हैं ट्रिकी क्वेश्चन। कितना आसान है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, पेन भी नहीं उठाना है,
बस आपको देखना है और बताना है, लेकिन आपका ये अच्छे से कॉन्सेप्ट चेक कर लेगा कि आपको पता भी है या नहीं है। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे इस सवाल का आंसर जो है गलत करेंगे। सही सही बताना, वीडियो पॉज करना और वीडियो पॉज करके जो है इसका आंसर पहले आप खुद से निकालिए कि आप क्या निकालते हो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर देखो, ये एमीटर जो है ये सीरीज में है और ये वोल्टमीटर ये भी सीरीज में है। एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं ये तो ठीक है, लेकिन वोल्टमीटर को जो है हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, सीरीज में नहीं लगाते हैं। अच्छा, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है कि सीरीज में कैसे है पैरेलल में कैसे है, तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका होता है। क्या करो, आप करंट दोहरा दो। करंट हम पॉजिटिव प्लेट से दोहराते हैं, सेल के या बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से दोहराते हैं। तो हमने क्या किया, करंट को दोहराया। करंट जो है इसमें आई गया, इसमें भी आई ही जाएगा, और फिर यहाँ से आई, इसमें भी आई ही जाएगा। तो देखो करंट जो है सारे में आई ही जा रहा है, करंट कहीं पर बट नहीं रहा है। तो करंट अगर कहीं पर नहीं बट रहा है, सारे में समान है, तो करंट समान किस में होता है, श्रेणी क्रम में, सीरीज में। तो ये गलत हो जाएगा। वैसे यहाँ देखो जो एमीटर है इसको समानांतर क्रम में लगा दिया गया यहाँ पे, जबकि एमीटर जो है श्रेणी क्रम में लगा होना चाहिए। यहाँ से अगर आप करंट दोहरा दो कुछ, मान लो करंट आई आपने दोहराया, यहाँ तक तो ठीक था आई, अब करंट बट जाएगा, इसमें कुछ हिस्सा चला जाएगा और कुछ हिस्सा इसमें चला जाएगा। तो करंट बट गया मतलब पैरेलल में है। तो एमीटर को हम पैरेलल में नहीं लगाते हैं, वोल्टमीटर को लगाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखो 2 नंबर में और 4 नंबर में, वोल्टमीटर पैरेलल में है, एमीटर सीरीज में है। वोल्टमीटर पैरेलल में है, एमीटर सीरीज में है, लेकिन आंसर इन दोनों में से कोई एक है। अब आप ढूंढो कौन सही है। वोल्टमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सेल या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी और सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए। तो ये सही है। वोल्टमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये जाकर के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ रहा है, और जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो ऐसे जाकर के इसके नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ रहा है। ऐसे ही एमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव वाले से जुड़ा होना चाहिए, जो कि जुड़ा हुआ है, और पॉजिटिव वाला जो है पॉजिटिव वाले के साथ जुड़ा होना चाहिए। मतलब एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा होना चाहिए। वैसे ही वोल्टमीटर में हो जाएगा। यहाँ देखो तो वोल्टमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल से जाकर के जुड़ता है, ठीक है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव वाले से जाकर के जुड़ा है। यहाँ देखो एमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है ये पॉजिटिव वाले से जाकर के जुड़ रहा है इस साइड से, और जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव वाले के साथ जाकर के जुड़ रहा है। तो ये गलत हो जाएगा। ये 4 नंबर वाला गलत है, 2 नंबर वाला सही है। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब है हमारे पास कि 5 प्रतिरोधकों को, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 है, का उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर 5 ही रजिस्टर्स हैं, सबका मान 1/5 है, बराबर है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जनरलाइज कर देते हैं फॉर्मूला को, ताकि इस तरह के सवाल को आप आसानी से बना पाएँ, चाहे 50 हो 100 हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास मान लो कि n रजिस्टर है संख्या में, सबका जो प्रतिरोध है वो R है, सबका जो प्रतिरोध है वो R है। संख्या में कितने हैं, संख्या में n है टोटल। अब देखो आपको R इक्विवेलेंट जो है, अगर आप चाहते हो कि ये मैक्सिमम हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे को सीरीज में जोड़ना होगा, R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस ऐसे, टोटल जो संख्या में n है टोटल को। तो जो आपका R इक्विवेलेंट आएगा वो NR आएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि जो R इक्विवेलेंट है वो मिनिमम आए, मिनिमम जितना पॉसिबल हो सकता है वो मिनिमम हमें प्राप्त हो जाए, तो हम सारे को लगाएंगे श्रेणी क्रम में, और वहाँ से जो हमारा R मिनिमम निकल करके आएगा वो R/N आएगा। बस यही आपको ध्यान में रखना है। हमारे केस में देखो जो N है उसके स्थान पर 5 दिया गया है, और जो R है उसके स्थान पर 1/5 ओम दिया गया है। हमें क्या चाहिए, अधिकतम प्रतिरोध चाहिए, तो हम लगाएंगे श्रेणी क्रम में। यहाँ लिख लेना, ये सीरीज में है और ये पैरेलल में। हमें मिनिमम मिलेगा जब हम पैरेलल में लगाएंगे, हमें मैक्सिमम मिलेगा जब हम सीरीज में लगाएंगे। तो यहाँ से जो हमारा R मैक्स आएगा वो आएगा N इंटू में R, यानी कि 5 गुने में 1/5 यानी कि 1 ओम। 1 ओम हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। इससे ज़्यादा जो है कोई भी ऐसा आप संयोजन नहीं बना सकते हैं जिसमें आप R नेट जो है, R इक्विवेलेंट जो है, समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम से आप ज़्यादा प्राप्त कर लें। 1 ओम हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
इस सवाल में बस इतना सा चेंज किया गया है कि हमें न्यूनतम प्रतिरोध निकालना है। यहाँ पर न्यूनतम फिर से 5 प्रतिरोधक है, सबका प्रतिरोध जो है 1/5 है। तो हमें इस बार क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे R/n। R का मान हमारे पास 1/5 है और n का मान हमारे पास 5 है। तो 1/25 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा सवाल ये कह रहा है कि अधिकतम विभव प्राप्त करने के लिए सेलों के श्रेणी संयोजन को उचित रूप में निरूपित करने वाला संयोजन कौन सा है। आपको सीधा सा यहाँ पर यह बताना है कि कौन से केस में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इनमें से कौन से केस में सेल का जो संयोजन किया गया है श्रेणी क्रम में वो सही तरीके से किया गया है, गलत नहीं है, सही तरीके से किया गया है। सेल को जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज किया गया है, बताना है इनमें से कौन में ठीक तरीके से किया गया है। एक ही है जिसमें ठीक तरीके से, बाकी जो है गलत है। तो यहाँ देखो, इनमें कनेक्शन नहीं बनाया गया है। सेल को अगर आप चाहते हो सीरीज में लगाना तो कनेक्शन बनाना पड़ेगा ना, कनेक्शन बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर कोई कनेक्शन यहाँ पर नहीं बनाया गया है। जैसे यहाँ पे कनेक्शन ऐसे होना चाहिए था, यहाँ पर कनेक्शन ऐसे होना चाहिए था। हालांकि अगर यहाँ पर कनेक्शन बनाया भी जाता तो भी आंसर हमारा गलत होता। ऐसे यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे कनेक्शन होना चाहिए था, है ना, यहाँ पे कनेक्शन होना चाहिए था। यहाँ भी अगर कनेक्शन बना भी होता तो भी हमारा आंसर गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पर कनेक्शन ही नहीं है। तो 2 और 4 तो नहीं है, 2 और 4 तो नहीं है। अब यहाँ आ जाओ, कनेक्शन सही कब होता है, जैसे ये एक सेल है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। अब नेगेटिव वाले के साथ हम क्या करेंगे, पॉजिटिव प्लेट को जोड़ेंगे। फिर जो अगला हमारा सेल होगा उसके पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव वाले के साथ जोड़ेंगे। आप खुद सोचिए, कभी टॉर्च में आपने बैटरी को डाला हुआ है, 2-3 बैटरी को आपने डाला हुआ है, या किसी भी डिवाइस में आपने 2 बैटरी को डाला हुआ है, तो आप कैसे डालते हो, एक के पॉजिटिव के साथ हम दूसरे के नेगेटिव को कनेक्ट करते हैं। याद करो आप बैटरी को कैसे लगाते हो डिवाइस में, एक के पॉजिटिव के साथ दूसरे के नेगेटिव को कनेक्ट करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव। तो यहाँ देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बड़ा वाला प्लेट पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और सारे कनेक्टेड है। तो बस ये सही है। इसमें क्या दिक्कत है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, तो यही यहाँ पर लोचा हो गया, गलत हो गया। ये 3 नंबर भी नहीं होगा, केवल ए हमारा आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है, यानी कि वोल्टेज को निरूपित करता है। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर को निरूपित करता है। किया गया कार्य बट्टे में विद्युत धारा गुने में समय। W बराबर कोई भी ऐसा फार्मूला आप ढूंढ सकते हो जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये आना चाहिए। तो एक फार्मूला आप जानते हो, W = Q × में V, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है ना। तो ये हमारा किया गया कार्य है, ये आवेश है, और ये है हमारा विभवांतर। तो इसी के बारे में कहा गया है कि इनमें से कौन है जो इसको निरूपित करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से V हमारा हो जाएगा W/Q, है ना, W/Q। W इस Q को हम लिख सकते हैं I और इंटू में T। तो यहाँ देखो, किया गया कार्य बट्टे में विद्युत धारा गुने में समय, तो ये हमारा सही विकल्प है। किया गया कार्य और गुने में आवेश, किया गया कार्य गुने में आवेश, ये गलत हो जाएगा। किया गया कार्य बट्टे में आवेश होता तो सही होता, ये गलत है। किया गया कार्य गुने में समय और बट्टे में विद्युत धारा, ये भी गलत हो जाएगा। किया गया कार्य और गुने में आवेश गुने में समय, ये भी गलत हो जाएगा। लंबाई L तथा एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है। समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2L तथा प्रतिरोध R है की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है। देखिए, एक बेलनाकार चालक था जिसकी लंबाई L थी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A था और प्रतिरोध R था। अब क्या हुआ, सेम मटेरियल का, यहाँ देखो लिखा हुआ है समान पदार्थ के, समान पदार्थ जैसे ही बोल दिया मतलब आपको ये इनडायरेक्ट वे में बोल रहा है कि भाई साहब जो ये प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी है, ये कांस्टेंट है। मतलब जो बेलनाकार चालक है, मान लो कॉपर का था, ठीक है, कॉपर का था, तो बाद में भी कॉपर का ही लाया गया जिसकी लंबाई जो है 2L है और प्रतिरोध R है। आपसे ये पूछा है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बताओ। देखो, लंबाई में परिवर्तन हुआ लेकिन प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ ना कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में चेंज हुआ है, जो मैनेज कर लिया। लंबाई बढ़ने के बाद भी प्रतिरोध को बढ़ने नहीं दिया।
तो यही हमें चाहिए। मान लो कि जो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो A2 है ना, A2 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, XYZ कुछ भी मान सकते हो। तो फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ये क्या है, ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R A बाई L इज इक्वल टू रो, और रो क्या है, ये कांस्टेंट है, मतलब ये पूरी वैल्यू जो है कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं R1 A1 बट्टे L1 इज इक्वल टू R2 A2 बट्टे में L2, ये लिख सकते हैं। R1 हमारा ये हो जाएगा जो स्टार्टिंग में था, A1 हमारा ये हो जाएगा जो स्टार्टिंग में था A, और L1 हमारा ये हो जाएगा जो स्टार्टिंग में था L बराबर। R2 देखो हमारा ये हो जाएगा जो बाद में हो गया, बाद में भी R ही है। A2 तो हमें चाहिए, यही हमें चाहिए। L2 देखो कितना हो गया बाद में 12, L से L ख़त्म, R से ये R ख़त्म, तो यहाँ से A2 हमारा हो जाएगा 2 इंटू में A, यानी कि जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है पहले का 2 गुना हो जाएगा। तो C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एकदम सिंपल सा सवाल, बस बात वही है, ट्रिकी है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कोई विद्यार्थी किसी प्रयोग को करने के बाद क्रमशः R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध के निक्रोम यानी कि नाइक्रोम तार के 3 नमूनों के VI ग्राफ आलेखित करता है। निम्नलिखित में कौन सत्य है? क्या लिखा है उसको भूल जाओ, सीधा देखो यहाँ पर ये ग्राफ दिया गया है करंट, है ना, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर के बीच। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है। आपको बताना है इनमें से कौन सही है। ये रिलेशन दिया हुआ है, कौन किसका प्रतिरोध किससे ज़्यादा है, किससे कम है, या फिर सबका बराबर है। तो आपको पता है क्या करना है, V इज इक्वल टू आई इंटू में R होता है, I बराबर V बट्टे में R होता है। अगर हम यहाँ पर वोल्टेज को कांस्टेंट कर दें तो हमारा रिलेशन हो जाएगा I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। वोल्टेज को अगर हम कांस्टेंट कर दें तो हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज आप मान लो यहाँ पर कोई वोल्टेज अपने मन से कुछ भी मान लो 10 वोल्ट है यहाँ पर, और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर 10 वोल्ट के लिए। लाइन जो है सीधी नहीं है, ठीक है, ये सीधी लाइन होनी चाहिए, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी समझ जाओगे। तो 10 वोल्ट पर आप देखो, 10 वोल्ट पर इस R3 के लिए करंट कितना है, करंट का मान नहीं दिया गया, लेकिन आप कुछ भी मान सकते हो, है ना, कुछ भी मान सकते हो। मान लो 1 एम्पियर है। इसी 10 वोल्ट पे R2 के लिए करंट कितना है, R2 में कितना करंट जा रहा है, 1 एम्पियर से तो ज़्यादा ही होगा, कुछ भी मान लो 2 एम्पियर है ना, ये मैं अपने मन से मान रहा हूँ। बस आपको यहाँ पर समझना ये है कि 1 एम्पियर से ज़्यादा होगा। इसी 10 वोल्ट पर जो है R1 में करंट कितना जा रहा है, तो यहाँ देखो बहुत ज़्यादा जा रहा है, मान लो यहाँ पर 5 एम्पियर करंट जा रहा है। और रिलेशन हमें ये कहता है कि करंट उसमें ज़्यादा जाएगा, इस रिलेशन से करंट जो है उसमें ज़्यादा जाएगा जिसमें प्रतिरोध कम होगा, जिसमें प्रतिरोध कम होगा। R1 में करंट 5 एम्पियर जा रहा है, यानी R1 जो है ये सबसे छोटा है प्रतिरोध, यानी कि रुकावट सबसे कम है R1 के अंदर। इससे ज़्यादा करंट जो है, इससे थोड़ा कम करंट जो है R2 में जा रहा है, और सबसे कम करंट R3 में जा रहा है, यानी R3 का जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है। तो R3 का सबसे ज़्यादा है, R2 का उससे कम, R1 का सबसे कम, तो C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा ये सवाल था, है ना, बस कॉन्सेप्चुअल था। सीधा आपको ये करना है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस लेना है, कांस्टेंट कर देना है, और उस पर करंट चेक कर लो, जिसमें करंट ज़्यादा जाएगा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम हो जाएगा। यदि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा में 100% वृद्धि कर दी जाए, यह मान लेना है आपको कि ताप जो है अपरिवर्तित रहता है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है, तो शहीद ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, शहीद ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। देखिए करंट का मान जो है 100% बढ़ा दिया गया, 100% बढ़ा दिया गया, मतलब जैसे करंट पहले 2 एम्पियर था, अब इसका आप 100% बढ़ा दो तो ये 4 एम्पियर हो जाएगा, जितना था उतना सही बढ़ा दो 4 एम्पियर, मतलब पहले का जो है 2 टाइम्स हो गया, पहले का 2 टाइम्स हो गया। 100% करने का मतलब कि आपने 2 गुना कर दिया। अब यहाँ पर देखो शहीद ऊर्जा बराबर शहीद ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, शहीद ऊर्जा बोल दे या फिर ऊष्मा बोल दे, है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला है H = I² RT। यहाँ से आप देखो
टाइम हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, टाइम तो कांस्टेंट ही होगा ना। मान लो हमने 5 सेकंड में चेक किया, 5 सेकंड में चेक किया कि 5 सेकंड में पहले जब हम 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करते थे तो कुछ ऊष्मा निकलती थी। जब हमने करंट के मान को बढ़ा दिया तो 5 सेकंड में ही चेक करेंगे ना कि अब ऊष्मा में कितनी वृद्धि हुई। अगर हम टाइम को चेंज करेंगे तो फिर तो ये दिक्कत हो जाएगा ना, फिर तो ये हमें समझ में नहीं आएगा कि करंट बढ़ाने से एक्चुअल में ऊष्मा वृद्धि कितनी हुई। तो टाइम हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। जो रेजिस्टेंस है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने किया ही नहीं है, वही रजिस्टर है। सेम प्रतिरोधक से करंट को फ्लो करवाया गया है 100 टाइम्स इंक्रीज करने के बाद। तो H हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर है, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर है। 100% से आपने इंक्रीज किया है यानी कि 2 गुना कर दिया है। तो करंट को अगर आपने 2 गुना कर दिया है तो 2 के ऊपर स्क्वायर है, जो ऊष्मा है वो 4 गुनी हो जाएगी, है ना। जो ऊष्मा है वो 4 गुनी हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि पहले अगर ऊष्मा H निकल रही थी तो अब जो है 4H निकलेगी। करंट को 2 गुना करने के बाद तो कितने से चेंज हुआ, 3H से चेंज हुआ। कितने में, H में, तो 100 में कितना हो जाएगा, तो H से H खत्म, 300%, 300%। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधकता में यानी कि रेजिस्टिविटी में कब परिवर्तन नहीं होता, कब परिवर्तन नहीं होता है, 2 चीज़ों पर ये डिपेंड करती है, पदार्थ के प्रकृति पर और तापमान पर। कब परिवर्तन नहीं होता, तो पदार्थ परिवर्तित होने पर बिल्कुल हो जाएगा परिवर्तन, तो ये आंसर नहीं होगा। हमें बताना है कब नहीं होगा। ताप परिवर्तित होने पर हो जाएगा परिवर्तन, तो ये भी आंसर नहीं होगा। पदार्थ तथा ताप दोनों में परिवर्तन कर दे तो भी हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हाँ, आकृति में परिवर्तन कर दो तार के तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब कोई परिवर्तन नहीं होगा। सी हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारा, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत के साथ 3 ताप दीप्त बल्ब ABC जिनके अनुमतांक यानी कि रेटिंग है ना, रेटिंग क्रमशः 4 वाट, 60 वाट और 100 वाट है, पार्श्व में संयोजित है यानी कि पैरेलल में लगे हुए हैं। इनकी चमक के संबंध में कौन सा प्रकथन सत्य है। चमक के बारे में बताना है। 3 बल्ब है, ये मान लो एक बल्ब है, एक दूसरा बल्ब है और एक तीसरा बल्ब है। सारे को लगाया गया है पार्श्व क्रम में इस प्रकार से। एक 40 वाट का है, एक 60 वाट का है और एक 100 वाट का है। कौन ज़्यादा चमकेगा। कभी आपने अपने घर में बल्ब लगाया है, एक 100 वाट का और एक 110 वाट का। मान लो अपने घर में 2 बल्ब लेकर के आते हैं, एक 100 वाट का होता और एक 40 वाट का होता, और फिर बारी बारी से आप दोनों को लगाते हैं, कौन ज़्यादा चमकता। अब बोलेंगे कि 100 वाट वाला ज़्यादा चमकता। तो बस हो गया, यही करना है आपको। ध्यान आपको क्या रखना है, पहला ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप बल्ब को पैरेलल में लगाते हो, अगर आप बल्ब को पैरेलल में लगाते हो तो जिस बल्ब का जो पावर होगा वो मैक्सिमम होगा, वो ब्राइटेस्ट होगा। वो क्या होगा, ब्राइटेस्ट होगा, सबसे ज़्यादा चमकेगा वो। दूसरा ये कि अगर आप उन सबको लगाते हो सीरीज में तो जिस बल्ब का पावर मिनिमम होगा वो सबसे ज़्यादा चमकेगा। वो सबसे ज़्यादा चमकेगा। यहाँ पार्श्व क्रम में लगाया गया है तो सबसे ज़्यादा कौन चमकेगा, जिसका पावर सबसे ज़्यादा है, सी का पावर सबसे ज़्यादा है, उससे कम बी का पावर है और सबसे कम जो है ए का पावर है, तो ये सबसे कम चमकेगा। अब देखो सभी बल्ब की चमक समान होगी, गलत हो जाएगा। बल्ब ए की चमक अधिकतम होगी, नहीं, न्यूनतम है। बल्ब बी की चमक बल्ब ए की तुलना में अधिक होगी, तो ये सही है। बल्ब सी की चमक बल्ब बी की तुलना में कम होगी, सी की चमक सबसे अधिक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा आप। इसी में मान लो सबको अगर हम श्रेणी क्रम में लगा देते हैं तो ये 40 वाट वाला जो है सबसे ज़्यादा चमकता और सबसे कम चमकता ये 100 वाट वाला। किसी विद्युत परिपथ में 2 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम 4 ओम है, 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है। 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी। 2 प्रतिरोधक है हमारे पास, एक 2 ओम का और एक 4 ओम का, 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। चलो एक बैटरी बनाते हैं। ये हमने बैटरी बना दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये 6 वोल्ट। 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी, इससे बताना है कि कितनी ऊष्मा निकलेगी
टाइम हमारे पास है 5 सेकेंड। तो क्या करेंगे, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला है हमारे पास। आर हमें पता है 4 ओम, 4 ओम के लिए हमें निकालना है, यहाँ 4 डालेंगे। टाइम हमें पता है 5 सेकेंड में निकालना है। पता नहीं है तो करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में, तो ये हम निकाल लेते हैं। आई इज इक्वल टू वी बटे में आर। वी का मान 6 है, आर यहाँ पर आर नेट हो जाएगा क्योंकि पूरे सर्किट में हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, आर नेट निकालेंगे यहाँ पर। तो 4 और 2 6 हो जाएगा, श्रेणी क्रम में है, तो 1 एम्पियर। यहाँ पर हम वैल्यू 1 डालेंगे तो 20 जूल। इस वाले से जो है 20 जूल ऊष्मा का उत्सर्जन होगा 5 सेकंड में, तो 20 जूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप चाहो तो इसका निकाल सकते हो, ऐसे आप इसका निकाल सकते हो। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट, H इज इक्वल टू करंट हम निकाल चुके हैं, कितना है 1 एम्पियर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। उसके बाद ये 2 है और 5 सेकंड, तो 10 जूल। 2 ओम वाला जो है 5 सेकंड में 10 जूल ऊष्मा उत्पन्न करेगा, जबकि 4 ओम वाला जो है ये 20 जूल ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो आप जानते हो कि ज़्यादा प्रतिरोध मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन वो ज़्यादा करेगा। अगला है हमारा, कोई विद्युत केतली 220 वोल्ट प्रचालित होने पर 1 किलोवाट विद्युत शक्ति उपभुक्त करती है, यानी कि कंज्यूम करती है। इसके लिए किस अनुमतांक यानी कि किस रेटिंग के फ्यूज तार का उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब एक जो है केतली है, मान लो ये जो है केतली है, इसके साथ हम लोग फ्यूज लगाएंगे। फ्यूज हमेशा हम लगाते हैं श्रेणी क्रम में, जिस डिवाइस को बचाना है उसके रिस्पेक्ट में। तो कुछ ऐसा यहाँ पर अरेंजमेंट है। ये कितना है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट इसका जो पावर है वो है 1000 वाट। तो हमें बताना है कि जो हम फ्यूज लेंगे, जैसे आप फ्यूज लाते होंगे तो उसमें 5 एम्पियर 3 एम्पियर इस तरह से रेटिंग होता है। इस फ्यूज पर कितना रेटिंग जो है ये होना चाहिए, ताकि ये केटली जो है ये डैमेज ना हो, डिवाइस डैमेज ना हो, ख़राब ना हो। अगर ज़रूरत से ज़्यादा करंट अगर आया सर्किट में तो ये फ्यूज जो है मेल्ट हो जाए और ये कनेक्शन टूट जाए। तो यहाँ पर देखो जो पावर है हमारे पास ये 1000 वाट है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट है। हमें करंट चाहिए। ये जो केतली है ये मैक्सिमम कितना करंट झेल सकता है, तो ये निकलेगा हमारा I इज इक्वल टू, देखो पावर इज इक्वल टू V इंटू में I होता है, तो I इज इक्वल टू पावर बटे में V हो जाएगा। पावर हमारा 1000 है और V हमारा 220 है, 10 से 10 खत्म, ये हमारा 50 बटे में 11 हो जाएगा। यहाँ से करंट हमारा निकल करके आएगा 4.54 मतलब इतने करंट को ये झेल सकता है। तो ये जो फ्यूज है इस पे रेटिंग होनी चाहिए। देखिए जितना मैक्सिमम करंट ये झेल सकता है ना, उससे हम थोड़ा ज़्यादा रेटिंग का फ्यूज लेते हैं। तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर विकल्प देखो तो 5 एम्पियर है, तो ये 5 एम्पियर का फ्यूज हम यहाँ पर लगाएंगे। 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक पार्श्व में संयोजित हो तो इनसे समान धारा प्रवाहित होती है। देखो समान धारा प्रवाहित तब होती है जब श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, यानी कि सीरीज में लगे होते हैं, पार्श्व क्रम में नहीं। पार्श्व का मतलब पैरेलल, तो ये आंसर नहीं होगा। सीरीज में संयोजित हो तो इनसे समान धारा प्रवाहित होगी, सही है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है ये दोनों प्रतिरोधक, दोनों रेजिस्टर, तो इन दोनों से सेम करंट फ्लो होगा, तो ये सही है। श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनके सिरों पर समान विभवांतर होगा, गलत हो जाएगा, प्रतिरोध के हिसाब से बढ़ जाएगा। पार्श्व में संयोजित हो तो इनके सिरों पर विभिन्न विभवांतर होंगे, गलत हो जाएगा, विभिन्न नहीं समान होंगे। अब ये आखिरी क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक से। विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है। शक्ति हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा, पावर इज इक्वल टू V इंटू में I, ये हो गया वोल्ट और इसका मात्रक एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर हमारा राइट आंसर। जो यहाँ किलोवाट घंटा है, किलोवाट घंटा ये ऊर्जा का मात्रक है ना, एनर्जी का ये यूनिट है। जूल सेकंड, देखो जूल गुने में सेकंड तो नहीं होता, हाँ, लेकिन जूल पर सेकंड जो है ये पावर का यूनिट है, जूल पर सेकंड, लेकिन यहाँ पर जूल गुने में सेकंड है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। पावर इज इक्वल टू वर्क या फिर एनर्जी अपॉन टाइम लिखते हैं ना, तो वर्क और एनर्जी कैसा है मात्रक जूल और टाइम के लिए सेकंड। ऐसे यहाँ पर वर्क
इज इक्वल टू, या फिर एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू में टाइम हो जाएगा, पावर के लिए वाट आएगा और इंटू में सेकेंड। तो वाट इंटू में सेकेंड जो है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये किसके लिए है? वर्क के लिए, कार्य के लिए या फिर ऊर्जा के लिए आप बोल सकते हो। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारा आंसर। अब यहाँ से जो भी आप सवाल देखेंगे वो मैंने अपने हिसाब से लिया है, जो मुझे लग रहा है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। दिए गए विद्युत परिपथ में 4 ओम प्रतिरोधक पर विभवांतर क्या है? यहाँ पर बताना है कि विभवांतर क्या है, इनके सिरों के बीच, यानी कि इन 2 पॉइंट्स के बीच विभवांतर क्या है। ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, यहाँ का विभवांतर दिया है, इन दोनों, इनके सिरों के बीच विभवांतर यहाँ पर दिया गया है। मान लो यहाँ से करंट जो है आई चला, अगर करंट आई चला तो यहाँ से भी आई ही चलेगा और यहाँ से भी आई ही चलेगा, क्योंकि ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर देखो, हमें V पता है और R पता है, तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा V बट्टे में R। V हमारे पास 2 है, R का मान 2 है, तो 1 एम्पियर। यहाँ से करंट कितना चला? 1 एम्पियर, मतलब यहाँ से करंट 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, और यहाँ भी करंट 1 एम्पियर। हमें क्या चाहिए? 4 ओम प्रतिरोधक पर विभवांतर कितना है। अब यहाँ पर देखो, आपको करंट पता है, आपको रेजिस्टेंस पता है, तो क्या V निकाल सकते हो? V इज इक्वल टू आई इंटू में R। I 1 है और R का मान जो है यहाँ 4 है, तो 4 वोल्ट। 4 वोल्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर ये बता सकते हो कि यहाँ पर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। आप जानते हो श्रेणी क्रम में जो है, ये जो वोल्टेज होता है ये बट जाता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये दोनों रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग बट जाएगा, है ना। अगर पैरेलल में होता तो फिर समान ही होता। तो यहाँ पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है इस बैटरी के पास, इसी में से कुछ हिस्सा इसके पास गया है और कुछ हिस्सा इसके पास गया है। तो इसके पास 2 वोल्ट गया है, इसके पास 4 वोल्ट गया है, मतलब यहाँ पर बैटरी जो है 6 वोल्ट की है ना। बैटरी जो है यहाँ 6 वोल्ट की है, इसी 6 में से 2 इसके पास गया और 4 इसके पास गया। मान लो ये दोनों जो है समानांतर में लगे होते हैं, तो दोनों के लिए 6 वोल्ट होता। तो जो हमारा ये वाला सवाल है, इसमें यही पूछ रहा है कि जो बैटरी है इनके टर्मिनल्स के बीच जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो हम लोगों ने जस्ट अभी निकाला 6 वोल्ट। 6 वोल्ट हमारा आंसर। 3 प्रतिरोधक प्रत्येक 10 ओम के आपस में जुड़े हुए हैं, जैसा चित्र में दिया गया है। बिंदु A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध है। इन दोनों के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या है? तो आपको ये क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि ये सारे जो लगे हैं, यहाँ से करंट अगर आप I चलाओ तो इसमें भी I, इसमें भी I, इसमें भी I, सारे में जो करंट है वो समान ही फ्लो होंगे। तो 10 ओम 10 ओम 10 ओम ये सारे जो है श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो टोटल 30 ओम। ये हमारा आंसर। दिए गए चित्र के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? इनमें से कौन सा विकल्प सही है, इन चित्रों को देखते हुए आपको बताना है। करंट 1 एम्पियर है, यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 ओम है, और ये 12 ओम, ये 4 ओम। ये दोनों जो है, ये दोनों आपस में क्या है? समानांतर क्रम में है, और इन दोनों के साथ ये क्या है? श्रेणी क्रम में है। देखते हैं क्या सवाल है। बिंदु P और Q के बीच प्रभावी प्रतिरोध 4 ओम है। P और Q के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस, P और Q के बीच में ये दोनों लगे हुए हैं, जो कि आपस में क्या है? समानांतर क्रम में है। तो 12 और 4 का समानांतर क्या हो जाएगा? समतुल्य क्या हो जाएगा? जब समानांतर में हो तो 12 गुने में 4 बट्टे में 12 प्लस 4, तो 12 चौके 48, 12 और 4 16, तो 3 ओम हो जाएगा। यहाँ पर 4 ओम दिया है तो गलत हो जाएगा। अगला विकल्प है A और B के बीच प्रभावी प्रतिरोध 1 ओम है। A और B के बीच, तो A और B के बीच में तो ये सारे आ जाते हैं, है ना, ये सारे आ जाते हैं, ये दोनों समानांतर में और इन दोनों के साथ ये श्रेणी क्रम में। ये दोनों जो समानांतर में है, इसका समतुल्य जो है 3 ओम आया। अब ये 3 ओम इसके साथ श्रेणी क्रम में है 1 ओम वाले के साथ, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 ओम। यहाँ लिखा हुआ है 1 ओम, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 4 ओम होना चाहिए था और यहाँ पर 3 ओम होना चाहिए था। बैटरी के टर्मिनल के बीच विभवांतर 4 वोल्ट है। यहाँ पर बताना है जो बैटरी है इनके सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यानी कितने वोल्ट का जो है बैटरी है। सीधा सा ये समझो कितने वोल्ट का बैटरी है। तो कैसे निकालेंगे? V इज इक्वल टू I जो सर्किट में फ्लो हो रहा है इंटू में R नेट, यानी कि R इक्विवेलेंट। I दिया हुआ है कि 1 एम्पियर है, R नेट हम लोगों ने जस्ट निकाला 4 ओम, तो 4 वोल्ट की बैटरी है ये। तो C हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4 वोल्ट की बैटरी है। 4 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा
0.5 एम्पियर है, 4 ओम का है, यहाँ है। यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा, ये जो 1 एम्पियर है, ये ऐसे 1 एम्पियर विद्युत धारा करंट 1 एम्पियर यहाँ तक आया, इसमें भी 1 एम्पियर जाएगा, यहाँ तक 1 एम्पियर है। अब इस 1 एम्पियर में से ही कुछ हिस्सा जो है इसमें चला जाएगा, कुछ हिस्सा जो है इसमें चला जाएगा। तो हमें ये पता करना है कि इस वाले में कितना जाएगा, है ना, इस वाले में कितना जाएगा। तो फॉर्मूला होता है हमारा I = V/R। देखो R आपको पता है कि 4 ओम है, V आपको नहीं पता है, तो पहले V निकालना पड़ेगा हमें कि यहाँ पर जो 4 वोल्ट की बैटरी है भाई, इस 4 वोल्ट में से इन दोनों को कितना मिलेगा। इन दोनों के लिए समान ही होगा क्योंकि ये दोनों आपस में समानांतर क्रम में है, लेकिन इन दोनों के साथ ये श्रेणी क्रम में है। तो इसी 4 वोल्ट में से कुछ हिस्सा इसके पास जाएगा और कुछ हिस्सा इस दोनों के पास जाएगा, कुछ हिस्सा इस दोनों के पास जाएगा। यहाँ पर हमें करंट भी पता है कि 1 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर हम V निकाल सकते हैं I × में R। I का मान जो है 1 एम्पियर है, R का मान 1 है, तो 1 वोल्ट। इस 4 वोल्ट में से 1 वोल्ट जो है इनके शिरों के बीच है, इनके शिरों के बीच है। बचा अब 3 वोल्ट, 3 वोल्ट जो है इनके बीच में है, 3 वोल्ट इसके लिए भी, 3 वोल्ट इसके लिए भी, क्योंकि समानांतर क्रम में है। तो बस 3 वोल्ट 4 ओम वाले के लिए भी है, तो यहाँ पर 3 डालेंगे हम, तो 3/4 ये 0.75 एम्पियर आएगा। 0.75 एम्पियर, यहाँ है 0.5 एम्पियर, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो 1 एम्पियर में से 0.75 एम्पियर इसके पास गया है, मतलब इसमें कितना गया 0.25 एम्पियर। अब चाहो तो अलग से निकाल भी सकते हो, ऐसे ही I = V/R। R का मान 12 है और V जो है इसके लिए भी 3 ही होगा, तो 1/4 यानी कि 0.25 एम्पियर। नेक्स्ट है हमारा, फिर से वही चित्र को देखना है और इनमें से बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। बिंदु A और B के बीच प्रभावी प्रतिरोध 2 ओम है। बिंदु A और बिंदु B, ये बिंदु A है और बिंदु B है, इनके बीच में ये 3 आ रहे हैं, जो कि सारे के सारे जो है समानांतर क्रम में है। तो इसका जो R नेट है वो कैसे आएगा, 1/R = 1/3 1/3 1/3, तो ये सारे हो जाएंगे 3 × 1/3 यानी कि 1। तो ये तो 1/R का वैल्यू है, अगर हम R का वैल्यू निकालें तो ये भी 1 ओम, यहाँ लिखा हुआ है 2 ओम, जो कि 1 ओम होना चाहिए। तो ये आंसर हमारा, ये विकल्प गलत। आगे देखते हैं, P और Q के बीच प्रभावी प्रतिरोध 3 ओम है। P और Q, ये P है और Q है, इनके बीच में तो ये सारे आ रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर सही कर लो, यहाँ पर जो 3 ओम है ना, इसको काट करके 4 ओम करो, वरना आंसर नहीं आएगा सही सही। इसको 4 ओम करना होगा। ये यहाँ पर ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। P और Q के बीच में जो है हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पर देखो P और Q के बीच में ये दोनों जो है समानांतर क्रम में है, तो 2 समानांतर में हो तो इसका नेट कितना आएगा, 1 ओम आएगा। उसके बाद इसका हम लोगों ने अभी निकाला 1 ओम, और 4 समानांतर में हो तो इसका आएगा 2 ओम। अब ये सारे क्या है, श्रेणी क्रम में है, तो सबको हम ऐड कर देंगे, तो 2 और 2 4 ओम। P और Q के बीच में 4 ओम, लेकिन यहाँ पर 3 ओम लिखा हुआ है, 4 ओम होना चाहिए, तो ये भी आंसर, सॉरी ये भी विकल्प गलत। बिंदु A और B के बीच विभवांतर 0.5 वोल्ट है। बिंदु A और B के बीच, A और B के बीच, तो V = I × में R होता है। देखो हमारे पास R तो है, इन सब का नेट कितना आया है, 1 आया है। I नहीं पता है कि यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो हम निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर निकालते हैं I = इस पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है ये निकाल रहे हैं। I = V/R। V का मान देखो यहाँ पर 3 वोल्ट है, 3, और R जो यहाँ पर हम R नेट लेंगे, ये टोटल 4 ओम है ना, पूरे सर्किट में हम निकाल रहे हैं ना, तो पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट, तो ये 4 हो जाएगा। तो 3/4 कितना होता है, 0.75 होता है, 0.75 एम्पियर। तो 0.75 एम्पियर जो है इस बैटरी से करंट जो है चला, 0.75 एम्पियर यहाँ पर, 0.75 एम्पियर यहाँ पर। इस 0.75 एम्पियर में से कुछ हिस्सा इसमें गया होगा, कुछ हिस्सा इसमें गया होगा, लेकिन वापस से यहाँ पर जो है वो आपस में मिलकर के 0.75 हो गया होगा। देखो यहाँ से चला, फिर यहाँ आकर के ये दोनों जुड़ गया होगा, 0.75 यहाँ पर 0.75। अब इस 0.75 में से क्या होगा, कुछ इसमें गया होगा, कुछ इसमें गया होगा, कुछ इसमें गया होगा, और सबका रेजिस्टेंस जो है बराबर है, तो सारे में बराबर ही करंट गए होंगे। ठीक है, सबका रेजिस्टेंस देखो 3 ओम 3 ओम 3 ओम है, तो सारे में बराबर, तो
0.25 इसमें, 0.25, 0.25 इसमें, लेकिन आपको अलग अलग नहीं निकालना है, जरूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर देखो आप, हमें क्या चाहिए, इनके सिरों के बीच विभवांतर चाहिए। तो इन सिरों के बीच टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है, टोटल देखो यहाँ से 0.75 जाएगा तो यहाँ पर 0.75 निकलेगा। तो करंट जो है टोटल 0.75 जो है फ्लो हो रहा है, और आर जो है नेट यहाँ पर 1 ओम है। तो ये 0.75 एम्पियर, सॉरी ये वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट के बीच। अच्छा, मान लो अगर यहाँ पर निकालना हो हमें, तो यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के बीच यहाँ पर भी निकाल लेते हैं। ये मैं जानबूझ के आपको डिटेल में बता रहा हूँ ताकि न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कर पाए। करंट कितना है, यहाँ पर भी 0.75, आर नेट यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। तो 75 दूनी में 150 यानी कि 1.5 यहाँ पर, 0.75 यहाँ पर। चलो यहाँ पर निकालते हैं आप, V इज इक्वल टू यानी कि P और A के बीच में, तो 0.75 करंट यहाँ पर, और यहाँ पर आर नेट हो जाएगा 2, 2, 1 हो जाएगा, तो 0.75। अब देखो ये दोनों जो है, ये दोनों, ये तीनों और ये दोनों सारे श्रेणी क्रम में हैं। सारे क्या है, श्रेणी क्रम में है। मैं पूरे कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन और ये दोनों का कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम में है। यानी कि इसी 3 वोल्ट में से क्या होगा, इन तीनों जगह पर बट जाएगा। तो यहाँ पर देखो, इसको मिला था 1.5 वोल्ट, इसको मिला 0.75 वोल्ट, इसको मिला 0.75 वोल्ट, सबको जोड़ोगे तो 3 वोल्ट आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा 0.75 एम्पियर है, तो ये चीज़ सही है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल में ये हमारा चित्र नंबर 1 है, ये हमारा चित्र नंबर 2 है, ये हमारा चित्र नंबर 3 है, और ये हमारा चित्र नंबर 4 है। अब देखते हैं विकल्प क्या है। चित्र 1 में बिंदु ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम है। चित्र 1 में बिंदु ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या है। चित्र 1 को आप देखो, यहाँ पर ये हमारा पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। ये दोनों जो है आपस में श्रेणी क्रम में है, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में है। फिर ये कॉम्बिनेशन आपस में समानांतर में हो जाएंगे। तो ये 2.5 है, ये 0.5 है, तो ये 3 ओम। फिर ये 8.5 है, ये 9 और 9 3 12, ये 12 ओम। अब ये 3 ओम 12 ओम आपस में क्या है, समानांतर क्रम में है। तो इसका समतुल्य निकालेंगे, 3 गुने में 12 बटे में 3 प्लस 12, तो 12 तिहाई 36 और 15। ये पॉइंट में निकल करके आएगा, है ना, ये पॉइंट में निकल करके आएगा। आप निकाल लेना, यहाँ पर देखो 2 ओम दिया हुआ है, तो ये आंसर नहीं होगा। चित्र 2 में बिंदु ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध 3 ओम है। इस वाले में कहा है कि समतुल्य प्रतिरोध 3 ओम है बिंदु ए और बी के बीच। इस वाले में अब आप देखो, ये तीनों श्रेणी क्रम में लगे होंगे, ये तीनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। इनका जो समतुल्य आएगा उसके साथ ये 6 ओम वाला जो है समानांतर क्रम में हो जाएगा। तो ये 8 है, ये 9 है, 9 8 17, 17 और 7 24, ये 24 ओम इन तीनों का समतुल्य है। इस 6 वाले के साथ ये 24 समानांतर क्रम में है। तो अब समतुल्य आएगा इन दोनों का 6 गुने में 24 बटे में 6 प्लस 24, तो ये 144 बटे में 30। इसका मान भी फ्रैक्शन में आएगा, लेकिन यहाँ पर 3 ओम लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। चित्र 3 में बिंदु ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध 0.71 ओम है। ए और बी के बीच में यहाँ देखो, ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। ये कॉम्बिनेशन और ये 1 ओम आपस में समानांतर में हो जाएंगे। ये कुछ ऐसा है, ये 2 ओम, ये 3 ओम, उसके बाद ये बीच में 1 ओम, उसके बाद फिर से 2, ये 3 ओम और फिर ये 2 ओम। कुछ ऐसा है ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। तो ये 3 और 2 5, उसके बाद ये 1 और उसके बाद ये 5, ये सब क्या है कि आपस में समानांतर क्रम में है। तो सबसे पहले हम 1/r निकालेंगे, तो 1/5 प्लस 1/1 प्लस 1/5, तो ये हो जाएगा हमारा 2/5 प्लस 1, तो ये 7/5, यानी कि r हो जाएगा हमारा 5/7। ये तो 1/r का मान है ना, 5/7, तो ये 0.71 ओम जो है निकल करके आएगा। तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब चित्र 4 में देखो, बिंदु सी और डी के बीच समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम है।
सी और डी, ये हमारा पॉइंट सी है, ये हमारा पॉइंट डी है। यहाँ देखो ये दोनों जो है आपस में श्रेणी क्रम में है, 3-3 जो है श्रेणी क्रम में है, 3-3 का 6 हो जाएगा। ये जो 6 ओम यहाँ पर आएगा इसके साथ ये 3 ओम वाला जो है समानांतर क्रम में है ना, ये 3 ओम वाला समानांतर क्रम में है। तो इन दोनों का समतुल्य कितना आएगा, 6 गुने में 3 बट्टे में 6 + 3, तो 18 बट्टे में 9 यानी कि 2 ओम। अब ये 3 ओम और ये जो 2 ओम हमें मिला है इन सब का समतुल्य, और ये 3 ओम सब क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो 3 2 5, 5 और 3 8 ओम आएगा यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक सवाल देखा था रेजिस्टेंस वाला, ये वही सवाल है। इस बार क्या है, 2 चालक है ए और बी, इसके लिए ग्राफ दिया गया है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच। आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। चालक ए और चालक बी दोनों का प्रतिरोध समान है, चालक ए का प्रतिरोध चालक बी से ज़्यादा है, चालक ए का प्रतिरोध चालक बी से कम है, या इनमें से कोई नहीं। फिर से हम क्या करेंगे, कोई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर उठाएंगे, ठीक है, और यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचेंगे। सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर यहाँ से करंट मान लो I1 जा रहा है, इसमें करंट I1 जा रहा है, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस पर जो A है इसमें करंट I2 जा रहा है। यानी कि I1 जो है जिसका मान बड़ा है, तो जो करंट है वो B में ज़्यादा जा रहा है, A में कम जा रहा है। तो जिसमें करंट ज़्यादा जाए उसका प्रतिरोध जो है कम होगा, और जिसमें कम जाए उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो B का जो प्रतिरोध है वो A से कम है। तो चालक A का प्रतिरोध चालक B से ज़्यादा है, तो B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिया गया ग्राफ ओम के नियम को सिद्ध करता है, यानी जो दिया गया ग्राफ है ये V = I × R इसको सिद्ध करता है। निम्न में से गलत विकल्प चुने। 4.5 यहाँ पर लिख लेना वोल्ट, 4.5 वोल्ट के अनुरूप विद्युत धारा 1.5 एम्पियर है। 4.5 वोल्ट देखो कहाँ पर है, 4.5 वोल्ट यहाँ पर है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो है विद्युत धारा 1.5 ओम है, 1.5 एम्पियर है। ये सही है, हमें इस बार गलत चूज करना है। 2 एम्पियर के विभवांतर लगभग 6 वोल्ट है, 2 एम्पियर यहाँ पर है, सॉरी 2 एम्पियर है ना, 2 एम्पियर यहाँ पर है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। 3 वोल्ट के लिए V बट्टे में I लगभग 3 ओम है। 3 वोल्ट के लिए, 3 वोल्ट यहाँ है ना, 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट के लिए करंट है जो 1 एम्पियर है। तो हमें R चाहिए, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे में I हो जाएगा। V का मान 3 है और करंट का मान 1 है, तो 3 ओम। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। VI अनुपात लगभग 2 ओम है। V बट्टे में I जो है ये लगभग 2 ओम है। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम करंट देखना है और मैक्सिमम ये वोल्टेज देखना है। तो V बट्टे में I जो कि हमारा रेजिस्टेंस होगा, ये V जो हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा, जो I हमारे पास 2 हो जाएगा, तो 3 ओम होगा। यहाँ पर 2 ओम दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा ग्राफ था जिसको देख करके आंसर देना था। इस तरह के ग्राफ देख करके भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब इस सवाल में क्या है कि एमीटर में आपको रीडिंग दी गई है, वोल्टीमीटर में रीडिंग दी गई है। ये एमीटर है तो हमें करंट बताएगा, ये वोल्टीमीटर है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, और इन दोनों से हमें I का मान और V का मान पता चल जाएगा। तो हमें प्रतिरोध जो है चालक का निकालना है, R = V बट्टे में I से। तो पहले आप यहाँ पर रीडिंग देखो, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा साफ कि रीडिंग क्या है, तो इसीलिए मैं आपको क्या है कि नेक्स्ट स्लाइड में लेकर के चलता हूँ और यहाँ पर एक बड़ा सा पिक्चर दिखलाता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये हमारा 300 ओम है, सॉरी 300 मिली एम्पियर है, और ये 400 मिली एम्पियर है। ये जो है ये सारे 300 मिली एम्पियर है। उसके बाद ये 360 हो जाएगा, ये 370 हो जाएगा, और ये 380 हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ये 380 की तरफ है। तो जो हमारा करंट है यहाँ पर वो 380 मिली एम्पियर है। इसको हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ आ जाओ, ये 6 वोल्ट है, ये 7 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, ये 7 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है। उसके बाद देखो ये जो है ये 7.2 वोल्ट हो जाएगा, ये 7.4 हो जाएगा, ये 7.6 हो जाएगा, ये 7.8 हो जाएगा, फिर ये 8.0 हो जाएगा। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास वो कितना है,
ये 7.6 हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ये 7.6 की तरफ है। तो यहाँ से जो r है ये निकल करके आएगा v बटे में i, v बटे में i, तो 7.6, उसके बाद ये 380 और गुने में 10 पे पावर -3, तो ये हो जाएगा हमारा 7600.0, ठीक है, और बटे में 380, तो 1 0 से 1 0 यहाँ ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर ये 20 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 ओम। तो 20 ओम हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। दिए गए विद्युत परिपथ में एमीटर कितना विद्युत धारा रिकॉर्ड करेगा। एमीटर का काम होता है विद्युत धारा बताना, तो ये जो एमीटर है ये कितना विद्युत धारा रिकॉर्ड करेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये पता करना होगा कि यहाँ से आखिर करंट चला कितना। जितना करंट यहाँ से चलेगा उतना करंट यहाँ पर जाएगा, एमीटर रिकॉर्ड करेगा। ये काट दो, यहाँ पर एडिट करना मैं भूल गया, काट दो इसको। ये सारे क्या है, ओम 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 है। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको। हमें करंट चाहिए तो करंट बराबर V बटे में R। V हमें पता है 7.5 वोल्ट है। R हमें चाहिए तो R हम यहाँ पर क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट निकालेंगे। 30 और 30 जो है ये आपस में श्रेणी क्रम में है, 30 और 30 आपस में श्रेणी क्रम में है, और ये दोनों का जो समतुल्य होगा उसके साथ ये 20 ओम समानांतर क्रम में है। तो 30 30 60 हो जाएगा, फिर इस 60 के साथ ये 20 जो है समानांतर क्रम में है, तो 60 गुने में 20 बटे में 60 प्लस 20, तो ये 1200 और बट्टे में ये 80 हो जाएगा। 0 से 0 ख़त्म, ये 15 आ गया हमारा। ये 15 क्या आया है, 15 ओम आया है। ये इस टोटल जो यहाँ पर R इक्विवेलेंट है वो 15 ओम है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 15, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, तो ये 15 × 75 0.5 एम्पियर। ये जो एमीटर है ये रिकॉर्ड करेगा 0.5 एम्पियर। बिंदु A और C के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या है। ये हमारा बिंदु A है, ये हमारा बिंदु C है, इसके बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या है। तो आप चाहो तो यहाँ पर बैटरी को ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से करंट मान लो I चला, तो इस I का कुछ हिस्सा इसमें चला जाएगा, कुछ हिस्सा इसमें चला जाएगा। अब जो हिस्सा इसमें जाएगा वही हिस्सा इसमें आएगा, जो हिस्सा इसमें जाएगा वही हिस्सा इसमें आएगा। मतलब ये दोनों जो है आपस में सीरीज में है, ये दोनों जो है आपस में सीरीज में है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपस में समानांतर में है। तो 10 10 सीरीज में है तो टोटल 20 हो जाएगा, यहाँ 10 10 सीरीज में है तो टोटल 20 हो जाएगा, 20 20 समानांतर में है तो टोटल 10 हो जाएगा। एक विद्युत बल्ब जिस पर 40 वाट 200 वोल्ट अंकित है और इसे 100 वोल्ट सप्लाई वाले परिपथ में उपयोग किया जाता है, अब इसकी शक्ति है। देखिए, एक शक्ति तो हमें यहाँ दी गई है, दूसरी शक्ति हमसे पूछी गई है। जो बल्ब पे रेटिंग है वो 40 वाट 200 वोल्ट है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप गए दुकान पर, दुकान वाले से आपने बल्ब मांगा, उसने आपको बल्ब दिया और उसने आपसे कहा कि देखो भैया, जब आप 200 वोल्ट सप्लाई करोगे तो ये 40 वाट पावर कंज्यूम करेगा। जब आप 200 वोल्ट सप्लाई करोगे तो ये बल्ब 40 वाट पावर कंज्यूम करेगा। आप घर पर आए और इस बल्ब को जो है 200 वोल्ट के साथ कनेक्ट नहीं किए, आपने वहाँ पर 100 वोल्ट से कनेक्ट किया है। तो सीधी सी बात है, 200 वोल्ट पर आप कनेक्ट करते हैं तो 40 वाट पावर कंज्यूम होता है। अगर आप किसी और ही वोल्टेज पर कनेक्ट करोगे तो वहाँ पावर कुछ और ही आएगा। तो यही चीज़ आपसे सवाल में पूछा गया है कि बल्ब पर जो रेटिंग है वो ये कह रहा है कि 200 वोल्ट अगर सप्लाई दोगे तो 40 वाट पावर कंज्यूम किया जाएगा, लेकिन हम 200 वोल्ट नहीं देंगे, हम 100 वोल्ट देंगे, तब बताओ पावर कितना कंज्यूम किया जाएगा। तो आपको रिलेशन लगाना है P1/P2 इज इक्वल टू V1/V2 का स्क्वायर। ये याद रखिएगा। पहले पावर कितना है, स्टार्टिंग में 40 वाट, बाद में हमें पावर चाहिए, पहले वोल्टेज कितना है 200, बाद में कितना हो गया 100, ऊपर से इसका स्क्वायर है, 2 0 से 2 0 ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से 40 बट्टे में P2, यहाँ से 4 हो जाएगा, तो P2 हमारा आ जाएगा 40 बट्टे में 4 यानी कि 10 वाट। तो बल्ब पे जो लिखा हुआ था उसके अनुसार 200 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं तो 40 वाट पावर कंज्यूम होता, लेकिन आपने 100 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया तो 10 वाट पावर कंज्यूम होगा। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। पहले क्या करो, आप प्रतिरोध निकाल लो। R इज इक्वल टू V² बट्टे में P, V² हो जाएगा 200 गुने में 200 बट्टे में पावर 40, ठीक है।
तो यहाँ से क्या होगा, 1 0 से 1 0 खत्म, 4 से ये 4 पंचे 20, यानी कि 1000 ओम आ गया। यहाँ पर बल्ब का प्रतिरोध 1000 ओम है। अब हमें नया पावर चाहिए, तो P = V² बटे में R। हमने इससे कनेक्ट किया है 100 वाले से, तो 100 गुने में 100 बटे में प्रतिरोध 1000, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ देखो 10 वाट हमारा पावर निकल करके आ गया। तो बल्ब का जो प्रतिरोध है वो तो फिक्स है ना, आप वोल्टेज चेंज करोगे, बल्ब का तो प्रतिरोध फिक्स है, बल्ब का प्रतिरोध तो 1000 ओम है, आपने एक बार प्रतिरोध निकाल लिया। अब आप वोल्टेज चेंज करोगे पावर चेंज हो जाएगा, वोल्टेज चेंज करोगे पावर चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रतिरोध तो बार बार क्या होगा, आप नीचे में 1000 ही डालोगे। मान लो 100 की जगह पर हमने 150 ले लिया, तो फिर से आप क्या करोगे, यहाँ पर V की जगह पर 150 डालोगे, लेकिन पावर तो 1000 ही रहेगा। मान लो आपने 400 कर दिया, तो V के स्थान पर आप 400 डालोगे, लेकिन प्रतिरोध तो हमारा 1000 ही रहेगा। तो इस प्रकार क्या होता है कि इसमें कि P हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² हो जाता है, क्योंकि R हमारा हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है। यहीं से ये रिलेशन निकल कर आया है कि P1/P2 = V1/V2²। तो आप सीधा ये याद रखो, इतना करने का जरूरत नहीं है, प्रतिरोध निकालने का जरूरत नहीं है। 60 वाट 200 वोल्ट अंकित वाले 3 एक समान बल्ब को 200 वोल्ट सप्लाई के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इन सभी के द्वारा कितनी शक्ति खपत की जाएगी। 3 बल्ब है, मान लो A B C, सब पे रेटिंग समान है, 60 वाट 200 वोल्ट, 60 वाट 200 वोल्ट, 60 वाट 200 वोल्ट, और ये कितना है 200 वोल्ट। तो बल्ब के रेटिंग का मतलब आप समझ चुके हो कि आप 200 वोल्ट सप्लाई दोगे तो 60 वाट पावर कंज्यूम किया जाएगा। तो आपने वही काम किया है, जो रेटिंग है उतना ही आपने पावर सप्लाई किया है, मतलब सब जो है 60 वाट पावर जो है कंज्यूम करेगा अगर हम 200 वोल्ट सप्लाई देंगे तो। लेकिन इन सब को क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा गया है तो इसका जो हम P नेट निकालेंगे वो ऐसे निकालेंगे, जैसे हम प्रतिरोध को जोड़ते थे समानांतर क्रम में, तब जो हम R नेट निकालते थे, वैसे ही बल्ब के केस में हमें पावर निकालना होगा तो वहाँ पर उल्टा करेंगे हम। तो यहाँ पर हम उल्टा करेंगे, यहाँ श्रेणी क्रम में है तो 1/P नेट = 1/P1 + 1/P2 + 1/P3 होगा। तो 1/60 वाट प्लस 1/60 वाट प्लस 1/60 वाट, तो 3/60 वाट, तो ये 1/में हो जाएगा 20, तो हमारा P नेट आ जाएगा, ये तो हमारा 1/P नेट है ना, तो P नेट आ जाएगा हमारा 20 वाट। 20 वाट हमारा आंसर। याद रखिएगा, ये फार्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो, प्रतिरोध के ठीक उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो सेम सवाल है, 60 वाट 200 वोल्ट और 200 वोल्ट ही सप्लाई किया गया है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, इस बार P नेट निकालना है आपको। तो प्रतिरोध के केस में जो हम श्रेणी क्रम में करते थे वही हम यहाँ पर करेंगे समानांतर क्रम में। P1 + P2 + P3, तो 60 + 60 + 60, ये 180 वाट हो जाएगा, बी आंसर। 2 हीटर प्रत्येक पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है, इन्हें श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के साथ जोड़ा गया है, कुल खपत शक्ति कितनी है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्ब के स्थान पर हीटर दे दिया तो कॉन्सेप्ट वही है, हमारा कॉन्सेप्ट वही है। इस बार 2 ही है, मान लो ये हीटर 1 है, ये हीटर 2 है, और जोड़ा गया है कैसे, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो क्या हो जाएगा, 1/P नेट = 1/P1 + 1/P2। तो जैसे हम लोग प्रतिरोध में फॉर्मूला याद रखते थे, R1 × में R2/R1 + R2, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा P1 × में P2/P1 + P2। अगर मान लो P1 P2 सेम हो जाए, और अगर P1 P2 सेम है तो डायरेक्ट P/2 हम कर देंगे। तो यहाँ पर देखो ये भी 60 वाट का है, ये भी 60 वाट का है, 60 श्रेणी क्रम में है, तो इसका नेट कितना आएगा, सॉरी 60 नहीं है 100 है, 100 ये है, 100 ये है, तो इसका नेट 50 वाट आएगा, 50 वाट हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा 2 हीटर प्रत्येक पर, ये रेटिंग है 1000 वाट 220 वोल्ट। यदि इन्हें समांतर क्रम में 220 वोल्ट के साथ जोड़ दिया जाए तो कुल खपत शक्ति कितनी होगी। तो हीटर रहे या बल्ब रहे, कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। इस बार समांतर क्रम में जोड़ा गया है, दोनों 1000 वाट का है, तो टोटल 2000 वाट हो जाएगा।
2 हीटर प्रत्येक पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है। यदि इन्हें श्रेणी क्रम में 440 वोल्ट के साथ जोड़ दिया जाए तो कुल खपत शक्ति कितनी होगी। 2 हीटर है, 100 वाट 220 वोल्ट, ये अंकित है दोनों पर, 100 वाट 220 वोल्ट श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। तो पी नेट कितना हो जाएगा हमारा, क्या करेंगे, P1 P2 बाई P1 प्लस P2, ये अप्लाई करेंगे तो 50 वाट जो है हमारा आंसर आएगा, सी हमारा आंसर आएगा। लेकिन यह गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस बार जो है 100 वाट पावर कंज्यूम नहीं किया जा रहा है दोनों के द्वारा, 100 वाट पावर कंज्यूम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इस बार सप्लाई जो है 440 वोल्ट है। रेटिंग के अनुसार 220 वोल्ट अगर हम सप्लाई करते हैं तो 100 वाट पावर कंज्यूम होता। अगर यहाँ पर 220 होता तो 100 वाट पावर कंज्यूम होता, तो हमारा पावर 100 वाट हो जाता। लेकिन 440 वोल्ट सप्लाई किया गया है तो पावर यहाँ पर कुछ और ही कंज्यूम होगा, और वो जो पावर निकल करके आएगा उस पावर का हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे, उस पावर से हम लोग पी नेट निकालेंगे। तो नया पावर हम कैसे निकालेंगे, P1 बाई P2 इज इक्वल टू V1 बाई V2 का होल स्क्वायर, इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे। V1 का मान कितना है, V1 का मान 220 है, V2 का मान 440 है, इसका स्क्वायर, तो 1 0 से 1 0 खत्म, ये 22 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, और जो P1 है हमारा वो 100 है, ये P2 इज इक्वल टू 1/4, तो P2 हमारा हो जाएगा 400 वाट। 400 वाट समझ में आया आपको। 220 वोल्ट से जोड़ते तो 100 वाट पावर कंज्यूम होता, लेकिन हमने 440 वोल्ट से जोड़ा हुआ है तो पावर जो है कंज्यूम होगा यहाँ पर 400 वाट। ये भी 400 वाट कंज्यूम करेगा, ये भी 400 वाट कंज्यूम करेगा, उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो नेट जो हमारा आएगा वो 200 वोल्ट आएगा, 200 वाट आएगा। तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर। 400 गुने में 400 बट्टे में 400 प्लस 400, ये हमारा पी नेट निकल करके आएगा। 3 बल्ब है ए बी सी को श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट सप्लाई के साथ जोड़ा गया है, कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा। सारे को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, सारे को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो सीरीज में मैंने आपसे क्या कहा, जिसका पावर मिनिमम होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा, वो मैक्सिमम ग्लो करेगा। किसका पावर सबसे कम है, ये 100 वाट है, ये 110 वाट है, ये 150 वाट है, ए, तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, ए सबसे ज़्यादा चमकेगा। अब इसी में क्या है, सबको समानांतर क्रम में लगा दें, तो पैरेलल के लिए आप याद रखेंगे जिसका पावर मैक्सिमम होगा। आप खुद सोच लेना ना कि हमारे घरों में जो है सारे डिवाइसेस जो लगे होते हैं, बल्ब हो, जो भी चीज़ हम यूज करते हैं, सारे समानांतर क्रम में लगे होते हैं। और आपने ये चीज़ तो देखा ही होगा कि हम ज़्यादा वाट का बल्ब लेकर आते हैं तो वो ज़्यादा चमकता है। बस ये चीज़ याद कर लेना। तो ये चीज़ आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि किस में हम पावर मैक्सिमम देखेंगे, किस में हम पावर मिनिमम देखेंगे। आप सीधा याद कर लेना कि हम अपने घरों में जो बल्ब खरीद के लाते हैं तो वो कैसे चमकता है। ज़्यादा वाट लाते हैं तो ज़्यादा चमकता है, कम वाट लाते हैं तो कम चमकता है, हो गया। क्योंकि घरों में हम पैरेलल में सारे चीज़ यूज करते हैं, तो ये मैक्सिमम ग्लो करेगा। तो पावर मैक्सिमम किसका है, 150 वाट सी के पास, तो सी हमारा आंसर। किसी तार को खींचकर उसकी त्रिज्या को R से 2R कर दिया जाए तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तार को खींचा गया है, त्रिज्या को R से 2R कर दिया गया है। देखिए, विदाउट स्ट्रेचिंग, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, और विथ स्ट्रेचिंग मतलब बिना खींचे हुए और यहाँ खींच करके। R बराबर हमारा होता है रो L बाई ए। अगर खींचा नहीं गया है तो R डायरेक्टली L के हो जाएगा, R इन्वर्सली A के हो जाएगा, और R इन्वर्सली R स्क्वायर के हो जाएगा। L है लंबाई, तार की लंबाई या चालक की लंबाई, A है तार की मोटाई या फिर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और यह तार की त्रिज्या। अगर तार को खींच दिया गया तो R डायरेक्टली L स्क्वायर हो जाएगा, R इन्वर्सली A स्क्वायर हो जाएगा, और R इन्वर्सली R टू द पावर 4 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है।
हमारे इस केस में तार को स्ट्रेच किया गया है, खींचा गया है और त्रिज्या को चेंज किया गया है, यानी हम ये वाला रिलेशन लगाएंगे R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर 4। अगर आप इस R को जो है 2 टाइम्स कर दो, इस R को 2 टाइम्स कर दो तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। 2 के पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। तो जो प्रतिरोध है वो 16 गुना नहीं होगा, 1/16 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा संबंध है ना, उल्टा संबंध है। तो जो नया प्रतिरोध निकल करके आएगा वो पहले का 1/16 हो जाएगा। तो 1/16 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 प्रतिरोधकों को कितने तरीके से जोड़ा जा सकता है? 3 रेजिस्टर्स को कितने तरीके से जोड़ा जा सकता है? यहाँ पर लिख लेना 3 समान, है ना, 3 समान प्रतिरोधकों को कितने तरीके से जोड़ा जा सकता है। 3 रेजिस्टर मान लो R है, R है, R है, सबका जो रेजिस्टेंस है वो R ही है। कितने तरीके से हम जोड़ सकते हैं? हम इसे 4 तरीके से जोड़ सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इन दोनों को लगा दें श्रेणी क्रम में। एक तरीका ये है कि इन दोनों को हम लगा दें समानांतर क्रम में। एक तरीका ये है, सॉरी माफ़ करिएगा, 3 है ना, 3 है। यहाँ पर हम एक और बनाएंगे ऐसे, इसको मिटा दो, ये हो गया। तीनों को हमने श्रेणी में लगा दिया, तीनों को हमने समानांतर में लगा दिया। उसके बाद एक तरीका तो ये है कि हम 2 को लगाएंगे श्रेणी क्रम में और उन दोनों के साथ तीसरे को लगा देंगे समानांतर में। एक तरीका ये है कि हम 2 को लगाएंगे समानांतर में और उन दोनों के साथ एक को लगाएंगे श्रेणी क्रम में। तो 1, 2, 3, 4 ये 4 ही तरीका है जिससे हम 3 प्रतिरोधकों को जिनका प्रतिरोध समान है ऐसे जोड़ सकते हैं। यहीं पर आप याद रखना 8 तरीके तब हो जाएंगे जब R1, R2, R3 3 प्रतिरोधक हो, तीनों का प्रतिरोध अलग अलग हो। 6 तरीके हमें तब मिलते हैं जब 2 जो है आइडेंटिकल हो। मान लो 2 प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध R1 है और एक दूसरा हो जिसका प्रतिरोध R2 है। 2 एक समान हो, एक भिन्न हो, तब 6 तरीके मिलेंगे। तीनों भिन्न हो तो 8 तरीके मिलेंगे और अगर तीनों समान हो तो 4 तरीके मिलेंगे। ये हमारा आंसर होगा। तो फाइनली यहाँ पर जाकर के जो हमारा वीडियो है ये होता है कंप्लीट। ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कई तरह के सवाल बनते हैं, वैरायटी जो है ज़्यादा है इसमें सवालों को बनाने का, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा सवाल उठाया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।